मैं जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की उन घटनाओं को क्यों दोहरा रहा हूं, ये जानते हुए कि हिंगन घाट के तमाम हमारे विद्वान लोग इस घटनाओं को जानते हैं और बार बार इस देश में बोला गया। फिर भी मैं नई पीढ़ी के नौजवानों को इस बात को, इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां कहीं भूल न जाएं और डॉक्टर अंबेडकर को केवल मूर्ति में खोजने लग जाएं, क्योंकि अब जय भीम वो लोग भी बोलते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ भारत बना रहे हैं और अखबार में लेख लिख रहे हैं और मूर्ति पर माला पहना रहे हैं और उनके विचारों पर ताला लगा रहे हैं। इसलिए हमें उस इतिहास को अपने लोगों को बताना जरूरी है। वो नई पीढ़ी को रोज धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, देश की संपत्ति को, देश के अधिकार को, देश के सम्मान को मुट्ठी पर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। और लेकिन उनको इतना पता चल गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बोल करके इस देश में सत्ता पर नहीं बैठा जा सकता, इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई। लेकिन मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि एक सवाल तुम भी पूछना कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव से बचपन से लेकर के बड़े होने तक यह भेदभाव करने वाला कौन था? कोई भूटान से आया था या ईरान और इराक से आया था? ये जो बैलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया वो किसी दूसरे धर्म का था क्या? वो कौन था जो जाति को लेकर के इतना अपने को श्रेष्ठ समझता था? जिन यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की वो आज भी अपने को इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा है और बड़े शान से बताते हैं। और मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और प्रोफेसर दोनों रहा जो महामानव की डिग्री दिखाने से छिपाता है। एक विचारधारा के लोग, और जो उस विचारधारा से सहमत नहीं, उसको आप चुन चुन करके किसी को जेल में डाल रहे हो, किसी के मुकदमे कर रहे हो, किसी को वो नौकरी से निकाल रहे हो, सबको कमजोर कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। और अब तो ऐसे कानून बनाया। इस बार देश में सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे रद्द किए गए हैं अंबेडकर जयंती के, जिसको पुलिस ने परमिशन नहीं दी। आपने देखा कि नहीं देखा? और अब भगत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ के ओबीसी अभी जागे भी नहीं है। यहाँ तो अभी जगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं। और उत्तर भारत में हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था। लेकिन जिन ओबीसी को लगता था कि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, उन्होंने चोटी रखकर जब कथा कहाई तो उनकी चोटी काट करके कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कथा कह सकते हो? कथा कहने का अधिकार तो केवल हमको है। महामानव चुप थे उस दिन। महामानव बोले क्यों नहीं? ये जाति के नाम पर इंसान को इंसान के बराबर बनाना चाहिए, क्यों भेदभाव करना? तब ये मैं सवाल करता हूं कि जातिवाद अंग्रेजों की जाति गिनने से पैदा हुआ? जीने के लिए उसने किया क्या है? मुफ्त में राशन मिलेगा ताकि जिंदा मतदाता बने रहो, जबकि इस मुल्क को मुफ्त में पढ़ाई और दवाई चाहिए थी ताकि जागरूक मतदाता बना रहता और देखता कि किसको ताकत देकर हुक्मरान बना रहा है, जो पूरे देश को बेच तो नहीं रहा है। लेकिन उसने क्या किया? मुफ्त में शिक्षा और दवाई नहीं दी, मुफ्त में राशन दिया। जिंदा रहो, 24 घंटे खाओ और जरूरत पड़े तो उसके लिए शौचालय में जाओ। नारा जोर से लगाया गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? न पढ़ने दो इंडिया को, ना आगे बढ़ने दो इंडिया को। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो समझेगा इंडिया, और समझेगा तो सवाल करेगा। 2 करोड़ एक साल में कहां है? 15 लाख एक अकाउंट में कहां है? 100 स्मार्ट सिटी में बनना था, हिंगन घाट या नागपुर को ही बना देते। नागपुर से बढ़िया जगह उनके लिए क्या हो सकती थी? स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट गांव बना, काला धन आना था, आया। फिर हुआ क्या जल्ले इलाही? हम आपसे जानना चाहते हैं। हुआ ये कि आज इस देश में 600 वाइस चांसलर देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज में हैं और 50 वाइस चांसलर भी SC ST OBC के नहीं होंगे। एक बड़े हीरो हैं सिनेमा के, बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट थे और एक बहुत बड़ी एंकर थी, उसने एक दिन माइक लेकर के उनका शोक सभा कर दी, नहीं रहे फलाने, और बेचारा उधर से ट्वीट कर रहा है, अरे मैं जिंदा हूं, तुम अभी मार दिया हमको। बेचारे खतरा भी नहीं थे। वो सिनेमा वाला FIR पर सवाल भी नहीं कर रहा था। वो सिनेमा वाला हीरो बेचारा, पुराना ही मैन धर्मेंद्र, वो तो ये भी नहीं पूछ रहा था कि सिलेंडर महंगा क्यों हो गया। वो तो एक बार भी नहीं पूछा कि चुनाव आयोग बिक क्यों गया है। वो बेचारे को फिर भी मार दिया। ये टेलीविजन पर भरोसा करोगे आप? तो लोकतंत्र को चारों तरफ से खोखला कर दिया गया है और बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके कल जय भीम बोला जाएगा। इसलिए खतरा अब बढ़ गया है। पहले दुश्मन सामने दिखा करता था वैचारिक कि ये हमारा शोषण कर रहा है, आज आपको आपके घर से एक दुश्मन बनाकर पेश कर दिया जाएगा। संविधान बनने के बाद भारत के संविधान का विरोध सबसे पहले करने वाले संगठन का नाम अगर आप आने वाली पीढ़ियों को नहीं बता पाएंगे, डर जाएंगे, तो माफ करिए, फिर अंबेडकर का संविधान बचाने की क्षमता हमारे में नहीं है और हम ईमानदार अंबेडकरवादी कतई नहीं है।
भले ही वो हुकूमत में हैं, भले उनके पास बंदूकें हैं, भले उनके पास जेलें हैं, भले उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा निकालने का काम उसी संगठन ने किया था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे और संविधान में सबको समता और न्याय दे गए थे। और जिन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था कि कल तक पैर से पैदा होने वाले सर पर न बैठ जाएं, इसलिए वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े थे और आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में सबसे आगे खड़े हैं। अगर अपने वैचारिक दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे तो कभी भी विचारों की लड़ाई को आप नहीं जीत पाएंगे। कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ और जो घर जा रो आप ना चलो हमारे साथ, और हम उसी कारवां में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और भगत जी, आपने जिस उम्मीद से जितने महत्वपूर्ण शब्द मेरे लिए खर्च किए हैं, मैं उसे अपनी तारीफ कम समझ रहा हूं और जिम्मेदारी ज्यादा समझ रहा हूं कि अगर आपके आंख में वो भरोसा है कि हां हम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम आपको वादा करके जा रहे हैं कि इस विचारों की लड़ाई में कभी समझौता नहीं होने देंगे और आखिरी दम तक इस विचारों की लड़ाई को जिंदा रखेंगे। सोए हुओं को जगाना आसान होता है और सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करता है, वो किसी भी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं होता है। सोए हुए लोग हर हुकूमत हर दौर को चाहिए। जागे हुए लोगों से हर दौर के तानाशाह को परेशानी होती है। जो जागता है वो समझता है, जो समझता है वो सोचता है, और जो सोचता है वो सवाल करता है, और जो जवाब नहीं दे सकता हर सवाल करने वाले को अपना वैचारिक दुश्मन मानता है। किसी की नौकरी छीनता है, किसी की जान ही छीन लेता है। इसी भारत में पंसारे, दाभोलकर, गौरी लंकेश से लेकर के कलबुर्गी तक को मार दिया गया। हम भूले नहीं हैं कि उनका गुनाह यह नहीं था कि वो किसी के जान के दुश्मन थे, उनका गुनाह यह था कि वो शोषणकारी मनुवादी व्यवस्था के दुश्मन थे और उसके हिमायती लोगों ने उनकी जान छीन करके उनको यहां से अलविदा कर दिया। और आज ये मंच जिसके लिए सजा है, मैं अपने उन वरिष्ठ साथी को आज यहां पर नमन करते हुए याद करता हूं, क्योंकि आपने मंच के सामने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रणजीत जी को सम्मान दिया है और मुझे इस बात का मौका मिला कि कई महाराष्ट्र के कार्यक्रमों में उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ शामिल होने का और उनके साथ विचारों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का जज्बा पाया था। और जब मैं ये सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन्हें विनम्रता से याद करते हुए यही कहता हूं कि वैचारिक व्यक्ति कभी मरता नहीं, उसके विचार और उसके संघर्ष हमेशा जिंदा रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को यह हिम्मत देते हैं कि हम अपने विचारों में आज भी जिंदा हैं और हम अपने पत्रकार वरिष्ठ साथी रणजीत जी को आज भी अपने बीच उस विचारों के संघर्ष में शामिल मानते हैं। और इसी बात के साथ कि आज जब हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बना रहे हैं, तो जयंती उस महामानव महापुरुष की मना रहे जिसने वाकई इस दुनिया को इंसान और इंसान के बराबर बनाने के लिए सपना देखा था, जिसका बचपन एक ऐसे स्कूल में बीता जहां पढ़ने के लिए भेदभाव पढ़ाई के साथ मिला। अपनी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जिस बर्तन से सब पानी पी सकते थे उससे हम नहीं पी सकते थे। एक चपरासी रखा था, वो पानी पिलाता था और जिस दिन वो नहीं आता था उस दिन मुझे प्यासे रहना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर ने भेदभाव सहा लेकिन अपने कदम को रोका नहीं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन का इतिहास मिलता है और अब तो उस पे कई सिनेमा और कई धारावाहिक भी बना। एक में तो मैंने देखा कि क्या शानदार दृश्य था कि डॉक्टर अंबेडकर घर जाकर अपनी मां से पूछते हैं कि हमारे साथ ये इतना भेदभाव क्यों होता है। मां कहती हैं क्योंकि बेटा हमारी जाति नीची कही जाती है। उन्होंने कहा कैसे पता चला? तो मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम बुरे हैं, हम अछूत हैं। और वो बाल अंबेडकर कहते हैं कि मां उस किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, अगर मुझे मौका मिला
कभी ऐसी कोई किताब लिखने का तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें कोई इंसान बड़ा और कोई छोटा नहीं होगा, और उसी किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसने सबको बराबर कर दिया। इसलिए हम उस महानायक की जयंती मना रहे हैं जिसने इंसान को इंसान के बराबर समता के ख्वाब देखा था, न्याय का ख्वाब देखा था। विदेश से पढ़कर आए जब नौकरी करने, तो नौकरी करने जब आए तो घर रहने को नहीं मिल रहा था। उसे किताब वेटिंग फॉर वीजा में डॉक्टर अंबेडकर ये सारी कहानी कहते हैं, और आखिरी में तो जाति बदल करके एक पारसी धर्मशाला में रहने को मजबूर हुए। ऑफिस जाते तो फाइल फेंक करके दी जाती थी, हर कदम पर भेदभाव। उसी किताब में एक जगह तो यह भी लिखा है कि मैं अधिकारी बन गया था और एक जगह काम से जाना था, और मुझे जो लोग लेने आए वो बहुत देर कर दिए। मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था और बहुत देर हो गई, मैं नाराज होने लगा कि इतनी देर क्यों कर रहे हो। बाद में वो लोग भागते भागते आए और एक गाड़ी वाहन को लेकर आए, और बाद में कहा कि अब इस गाड़ी से आपको ले जाएंगे, आप हमारे समाज के बीच इतने पढ़े लिखे और इतने बड़े अधिकारी पहले बने हो, हमारा फर्ज है कि हम आपका सम्मान करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जब उस गाड़ी पर बैठ कर बैलगाड़ी थी और मैं जाने लगा तो देखा कि वो डगमगा रहा है और सही से नहीं चला पा रहा है, और थोड़ी दूर जा करके उसने टक्कर लगा के घायल कर दिया। और बाद में हमने पूछा कि भाई ये क्यों हुआ, तब असली कहानी उनके लोगों ने बताई कि जैसे ही उस गाड़ीवान को पता चला था कि डॉक्टर अंबेडकर किस जाति और वर्ण में आते हैं तो वो भाग गया, गाड़ी देने से मना कर दिया। हमने गाड़ी तो मिली, लेकिन इस पे एक नौजवान को हमने कहा कि किसी तरह तुम हमें पहुंचा देना, ये ड्राइव करने चलाने नहीं आता था इसको। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तुम्हारे लिए सम्मान बढ़ा कि व्यक्ति। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन उसी वेटिंग फॉर वीजा में लिखा है कि पढ़ाई लिखाई में तो हम नहीं उस जाति के थे, लेकिन वो बैलगाड़ी वाला जानता था कि इनको अपनी बैलगाड़ी पर नहीं बिठाना है। और पारसी धर्मशाला में तो 10 दिन के बाद जब लौटते हैं ऑफिस से तो देखते हैं कि सामान बाहर फेंका हुआ है, और सामने से आवाज आती है कि चुपचाप अपना सामान उठाकर चले जाओ क्योंकि तुमने अपनी जाति छुपाई थी और तब यहां रहने का मौका मिला था। मैं जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन की उन घटनाओं को क्यों दोहरा रहा हूं, ये जानते हुए कि हिंगन घाट के तमाम हमारे विद्वान लोग इस घटनाओं को जानते हैं और बार बार इस देश में बोला गया है। फिर भी मैं नई पीढ़ी के नौजवानों को इस बात को, इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां कहीं भूल न जाएं और डॉक्टर अंबेडकर को केवल मूर्ति में खोजने लग जाएं, क्योंकि अब जय भीम वो लोग भी बोलते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ भारत बना रहे हैं और अखबार में लेख लिख रहे हैं और मूर्ति पर माला पहना रहे हैं और उनके विचारों पर ताला लगा रहे हैं। इसलिए हमें उस इतिहास को अपने लोगों को बताना जरूरी है। वो नई पीढ़ी को रोज धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, वो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, देश की संपत्ति को, देश के अधिकार को, देश के सम्मान को मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देना चाहते हैं। और लेकिन उनको इतना पता चल गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ बोल करके इस देश में सत्ता पर नहीं बैठा जा सकता, इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं। यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आ गई। लेकिन मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि एक सवाल तुम भी पूछना कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानव से बचपन से लेकर के बड़े होने तक ये भेदभाव करने वाला कौन था? कोई भूटान से आया था या ईरान और इराक से आया था? ये जो बैलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया वो किसी दूसरे धर्म का था क्या? वो कौन था जो जाति को लेकर के इतना अपने को श्रेष्ठ समझता था? समझदार को इशारा काफी। और उस जाति व्यवस्था से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर टकराए थे। और गुजरात में वो जगह आज भी है, सयाजी बाग, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने रोते हुए संकल्प लिया था कि इतना पढ़ लिख करके मैं लौटा। कहने वाले कहते हैं कि 32 डिग्रियां, हम तो कह रहे हैं कि जितनी भी डिग्री थी डॉक्टर अंबेडकर के पास एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री लेकर के आए थे। ओरिजिनल डिग्री थी, एक भी फर्जी नहीं थी और छुपाना भी नहीं पड़ता था। जिन यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई की वो आज भी अपने को इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज हमारे यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा है और बड़े शान से बताते हैं। और मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी और प्रोफेसर दोनों रहा जो महामानव की डिग्री दिखाने से छिपाता है।
समझदार को इशारा काफी। अब तो कोर्ट ने कह दिया है कि जो महामानव की डिग्री मांगेगा उसी पर हर्जाना लगा देंगे, सब उसी का है। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर का जीवन परिचय क्यों नहीं इस देश के हर विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना तो चाहिए। कल 14 अप्रैल को जब ये महामानव जोर जोर से नीला गमछा पहन करके जय भीम का नारा लगाएंगे दिल्ली से लेकर के नागपुर तक, पूरे भारत के अंबेडकरवादियों उनसे एक अपील करना, तुम बार बार इस देश को गिनाते हो कि 5 तीर्थ हमने डॉक्टर अंबेडकर के नाम का बना दिया, बनाया? डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। हम कहते हैं थैंक यू फलाने जी, हम उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं, वैचारिक कार्यक्रम है। आपने कहा कि आपने ये किया, हमने कहा थैंक यू आपको। एक काम और कर दो, एनिलेशन ऑफ कास्ट और गुलामगिरी को स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक हर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कंपलसरी कर दो, तब हम मानेंगे कि तुम सच्चे अंबेडकरवादी हो। केवल एक गुजारिश तो हम कर रहे हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में तुम्हारे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को पढ़ाया जाएगा, सुना था आपने? उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि कानून की पहली किताब है वो। मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय, भगत जी अभी जो बता रहे थे और हमारे संचालिका जी ने जो परिचय पढ़ाया, उन्होंने कहा कि 14 साल हम प्रोफेसर रहे, लेकिन एक बात मैं आपको और राज की बताऊं, मेरी भी सारी डिग्री ओरिजिनल थी और मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल था। मेरे जीवन के बारे में किसी में मतभेद नहीं है। जैसे कुछ लोगों के जीवन के बारे में मतभेद है ना, कि 35 साल भीख मांगी थी कि 40 साल, किस स्टेशन पर चाय बेचा, वो मगरमच्छ का बच्चा जिस तालाब से लेकर आए थे कहां है। बहुत मतभेद है विद्वानों में कि वो क्या था बचपन उनका, क्योंकि बड़े लोगों के जीवन के बारे में मतभेद होता है। अब और कोई नॉन बायोलॉजिकल हो जाए तो उसके बारे में और नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं उनके बारे में अब कोई बात नहीं करूंगा। मैं तो बात कर रहा हूं अपनी, कि अगर मेरिट चेक करना होता तो उसी विश्वविद्यालय में आप मेरिट चेक करके कहते कि हाँ जो मेरिटधारी है वो परमानेंट होगा। लेकिन आपने तो साहब विश्वविद्यालय को अपनी विचारधारा का अड्डा बना दिया। एक विचारधारा के लोग, और जो उस विचारधारा से सहमत नहीं है उसको आप चुन चुन करके किसी को जेल में डाल रहे हो, किसी के मुकदमे कर रहे हो, किसी को वो नौकरी से निकाल रहे हो, सबको कमजोर कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। और अब तो ऐसे से कानून बनाया। इस बार देश में सैकड़ों कार्यक्रम ऐसे रद्द किए गए हैं अंबेडकर जयंती के, जिसको पुलिस ने परमिशन ही नहीं दी। आपने देखा कि नहीं देखा? 11 फरवरी को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के दिन देश के महामानव ने एक अखबार में लेख लिखा था, पढ़ा होगा आपने। लेख में पूरा गुणगान, हमारे भारत के मसीहा कौन? महात्मा फूले। भारत किसके सपनों का बनेगा? महात्मा फूले। महात्मा फूले ने भारत को महान बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए कितना बड़ा स्वप्न देखा है, और हम महात्मा फूले के सपनों का भारत बनाएंगे। बोला ना? महात्मा फूले ने एक किताब लिखी है गुलामगिरी। मैं पक्का वादा आपको दे रहा हूं कि महामानव ने वो किताब नहीं पढ़ी होगी। और अगर आप लोगों में से कोई अप्रोच रखता हो तो दिल्ली मेरे कहने पर एक किताब उनको भेंट कर दे। किताब तो भेंट की जा सकती है ना, गुलामगिरी भेंट कर दी जाए और जरा पूछा जाए उनसे, आपको पता भी है मान्यवर की गुलामगिरी में महात्मा फूले ने लिखा क्या है? गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। गुलामी कौन सी? मानसिक गुलामी, पाखंड और अंधविश्वास वाली गुलामी, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर इंसान और इंसान को बांटने से पैदा हुई जातिवादी मानसिकता की गुलामी। और महात्मा फूले इन सारी गुलामियों की बेड़ी को तोड़ना चाहते थे। हिंगन घाट के लोगों, एक बात जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि महात्मा फूले ने अपनी गुलामगिरी को अमेरिका के उन लोगों को, सदाचारी लोगों को समर्पित किया जिन्होंने रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ जो ब्लैक मूवमेंट चल रहा था उसको साथ दिया था। हमारे यहां जितने लोग जाति उन्मूलन का आंदोलन चलाते थे, सबको इन्हीं लोगों ने रोज जातिवादी कह करके अपमानित किया, और आज अपनी कुर्सी सिक्योर करने के लिए उनकी जयंती के दिन आर्टिकल लिख रहे हैं और फूल माला मूर्ति पर चढ़ा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करने का जिन जिन नायकों ने प्रयास किया,
उनको जातिवादी कहने का काम किसने किया था? संत कबीर ने किसके लिए लिखा था? एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। और ये सब कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत जातिवादी हुआ। मैंने जो अपनी दूसरी किताब लिखी जाति जनगणना, और मेरी कोशिश थी, अमन बाबू बैठे हुए हैं, आप सबके सहयोग से उसका मराठी एडिशन आज लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी उसमें 10-15 दिन टाइम है। मराठी में आ जाएगी, आप पढ़िएगा। हिंदी में चाहें तो अभी भी ऑनलाइन मिल रहे। क्या है, जैसे जाति जनगणना की मांग उठी, और आप भगत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहां के ओबीसी अभी जागे भी नहीं है, यहां तो अभी जगाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, और उत्तर भारत में हमारे यहां भी ऐसा हुआ था। लेकिन जिन ओबीसी को लगता था कि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, उन्होंने चोटी रखकर जब कथा कहाई तो उनकी चोटी काट करके कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कथा कह सकते हो? कथा कहने का अधिकार तो केवल हमको है। महामानव चुप थे उस दिन। महामानव बोले क्यों नहीं कि ये जाति के नाम पर इंसान को इंसान के बराबर बनाना चाहिए, ये क्यों भेदभाव कर रहा? तब ये मैं सवाल करता हूं कि जातिवाद अंग्रेजों की जाति गिनने से पैदा हुआ? ये तो वही बात हुई कि एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर से कहा कि जनाब जरा एक्सरे कर दो, पता चल जाए कि क्यों परेशान हूं, बेचैनी रहती है। डॉक्टर ने जब एक्सरे करके दिखाया कि तुम्हारी किडनी फेल है, मरीज दौड़ के चीख पड़ा, डॉक्टर ने मेरी किडनी को फेल कर दिया। जबकि डॉक्टर ने तो केवल जांच की थी, किडनी तो आप ऐसे ही फेल लेकर के बैठे थे। भारत में जाति के नाम पर भेदभाव तो भारत में पहले से है। जाति जनगणना होगी तो केवल एक्सरे हो जाएगा, पता चलेगा कि देश में 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, उसमें 90% SC ST OBC हैं, और 100 लोग जो अरबपति बन गए उनमें एक भी SC ST OBC नहीं है। फिर ये भारत किसका है? ये सवाल बाबा साहब की जयंती पर पूरे देश को पूछना चाहिए कि ये बंटवारा इस देश में क्यों है, और बाबा साहब होते तो इस बंटवारे के खिलाफ लड़ रहे होते। 1% आबादी के पास 73% संपत्ति का कब्जा, 3% आबादी 80 से 90% संपत्ति पर कब्जा, और 10% संपत्ति पर इस देश का 90% आदमी जी रहा है केवल किसी तरह। और जीने के लिए उसने किया क्या है? मुफ्त में राशन मिलेगा ताकि जिंदा मतदाता बने रहो, जबकि इस मुल्क को मुफ्त में पढ़ाई और दवाई चाहिए थी ताकि जागरूक मतदाता बना रहता और देखता कि वो किसको ताकत देकर हुक्मरान बना रहा है, जो पूरे देश को बेच तो नहीं रहा है। लेकिन उसने क्या किया? मुफ्त में शिक्षा और दवाई नहीं दी, मुफ्त में राशन दिया है। जिंदा रहो, 24 घंटे खाओ, और जरूरत पड़े तो उसके लिए शौचालय में जाओ। अंग्रेज लूटे देश को तो फिर भी रेल बना गए। मुगलों को भी कहते हैं कि बहुत लूटा, तो ताजमहल लाल किला बना गए। पिछली सरकारों को भी ये कहते हैं बहुत लूटा, तो सरकारों ने IIT, IIM, एम्स और इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारे महामानव ने इतना लूटा और केवल शौचालय दिया। ये तो सवाल हम इस देश से पूछेंगे ना कि आज इस देश की संपत्ति पर SC ST OBC का कितना कब्जा है। बाबा साहब ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें गरीब SC ST OBC नहीं है। बाबा साहब ऐसा भारत चाहते थे जिसमें हर हाथ को काम और हर हाथ में कलम होनी चाहिए थी, और ये ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर हाथ से काम छीन ले और हर हाथ में तलवार और त्रिशूल बांट दे, ताकि रोज लोग कभी जात के नाम पर कभी मजहब के नाम पर लड़ते रहें, कोई शिक्षा न मांगे। और इसीलिए मैंने अपनी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी में ये बात लिख दी है। नारा जोर से लगाया गया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? न पढ़ने दो इंडिया को, न आगे बढ़ने दो इंडिया को। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो समझेगा इंडिया, और समझेगा तो सवाल करेगा। 2 करोड़ एक साल में कहां है? 15 लाख एक अकाउंट में कहां है? 100 स्मार्ट सिटी में बनना था, हिंगन घाट या नागपुर को ही बना देते। नागपुर से बढ़िया जगह उनके लिए क्या हो सकती थी? स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट गांव बना, काला धन आना था, आया।
फिर हुआ क्या जल्ले इलाही, हम आपसे जानना चाहते हैं। हुआ ये कि आज इस देश में 600 वाइस चांसलर देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटीज में हैं और 50 वाइस चांसलर भी SC ST OBC के नहीं होंगे। हुआ ये कि देश में प्रोफेसर अगर 90% पोस्ट पर अगर आप RTI लगाएंगे तो केवल एक तबके के 10% आबादी के हैं और 90% आबादी के प्रोफेसर वहां पर नहीं मिलेंगे आपको। हुआ ये कि आज कोर्ट संसद में खड़े होकर के कानून मंत्री कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में 600 कुछ जज बनाए हमने हाई कोर्ट में, 78% जज 3% पॉपुलेशन से और 90% पॉपुलेशन से 10% भी जज नहीं। आपके जज नहीं, आपके वकील नहीं, आपके प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं, आपके अरबपति नहीं, आपके बिजनेसमैन नहीं, हैं कहां आप? 90% इस देश के लोग। अमन भाऊ एक टीवी चलाते हैं, आवाज इंडिया, इतना शानदार काम और बहुत लंबे समय से एक वैचारिक और मिशनरी काम। इनकी टीवी पर तो आप देखेंगे तो मुर्गा लड़ाने वाली डिबेट भी नहीं होती, इनकी टीवी पर नफरत भी नहीं होती। और मैं एक बात से आवाज इंडिया टीवी से नाराज भी हो गया था एक दिन कि जब भारत के सारे टीवी चैनल ने इस्लामाबाद और कराची को कब्जा कर लिया था तब भी ये नागपुर में बैठ करके सच खबर क्यों दिखा रहे थे। ये मजाक नहीं है, ये सच है कि आप जिस टेलीविजन को, मीडिया को चौथा खंबा कह रहे थे वो इतना बड़ा झूठा है कि वो पड़ोस के कई देश को कब्जा कर लिया था और माफी भी नहीं मांगा। एक बड़े हीरो हैं सिनेमा के, बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट थे और एक बहुत बड़ी एंकर थी, उसने एक दिन माइक लेकर के उनका शोक सभा कर दी, नहीं रहे फलाने, और बेचारा उधर से ट्वीट कर रहा है, अरे मैं जिंदा हूं, तुम अभी मार दिया हमको। बेचारे खतरा भी नहीं थे, वो सिनेमा वाला SIR पर सवाल भी नहीं कर रहा था, वो सिनेमा वाला हीरो बेचारा पुराना ही मैन धर्मेंद्र, वो तो ये भी नहीं पूछ रहा था कि सिलेंडर महंगा क्यों हो गया, वो तो एक बार भी नहीं पूछा कि चुनाव आयोग बिक क्यों गया है, वो बेचारे को फिर भी मार दिया। ये टेलीविजन पर भरोसा करोगे आप? तो लोकतंत्र को चारों तरफ से खोखला कर दिया गया है और बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके कल जय भीम बोला जाएगा, इसलिए खतरा अब बढ़ गया है। पहले दुश्मन सामने दिखा करता था वैचारिक कि ये हमारा शोषण कर रहा है, आज आपको आपके घर से एक दुश्मन बनाकर पेश कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों भूले न हो तो पैंथर से निकले हुए लोग किसकी शरण में बैठे हैं? समझदार को इशारा काफी। हर तबके का कुछ कुछ लोगों को वहां मिनिस्टर बना दिया गया है, वो वहां रह करके कोई और नारा लगाते हैं और अपने समाज में आकर के कोई और नारा लगाते हैं। इससे कौन सी क्रांति आएगी? हमें पता तो होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी को जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए भेजा गया तो यह समझाया गया था कि इस बार चुनाव होगा तो कुल्हाड़ी को वोट देना जंगल की लकड़ियों, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में जो बेंट लगी है वो तुम्हारे ही बीच को तो लगी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी चाहते तो समझौता कर लेते ना, डॉक्टर अंबेडकर के पास तो मौका था समझौता करने का। और डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्यों हम आज याद करते हैं? गौर से याद करना अपना इतिहास। मिनिस्टर होने के बावजूद आज एक मंत्री पद पर लोग अपना विचार गिरवी रख देते हैं और 3 कानूनों को पास न करने के चलते डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए हम अपने नायक को याद करते हैं कि वो रीढ़ बचा कर रखा और अपने किसी मंत्री पद के लिए अपने को गुलाम नहीं बनाया था। और इसलिए मैं याद करता हूं क्योंकि हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इस देश की महिलाओं को आज भी जो हक और अधिकार मिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस बिल से सहमत थे, लेकिन उस समय के बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे। वो कौन लोग थे? नागपुर यहां से 100 किलोमीटर है, मैं 80 है, देखिए तो समझना और आसान हो जाएगा कि विरोध कौन कर रहा था। संविधान बनने के बाद भारत के संविधान का विरोध सबसे पहले करने वाले संगठन का नाम अगर आप आने वाली पीढ़ियों को नहीं बता पाएंगे, डर जाएंगे, तो माफ करिए, फिर अंबेडकर का संविधान बचाने की क्षमता हमारे में नहीं है और हम ईमानदार अंबेडकरवादी कतई नहीं है। भले ही वो हुकूमत में हैं,
भले उनके पास बंदूकें हैं, भले उनके पास जेलें हैं, भले उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा निकालने का काम उसी संगठन ने किया था, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे और संविधान में सबको समता और न्याय दे गए थे। और जिन लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था कि कल तक पैर से पैदा होने वाले सर पर न बैठ जाएं, इसलिए वो लोग डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े थे और आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने में सबसे आगे खड़े हैं। अगर अपने वैचारिक दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे तो कभी भी विचारों की लड़ाई को आप नहीं जीत पाएंगे। 1949 में विरोध किया था भारत के संविधान का। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित होने को तैयार, और 30 नवंबर को आर्टिकल लिख करके कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में सब विदेशी है, हम इस संविधान को नहीं मानते। कल तक जिनका इतिहास गद्दारी का था वो सबसे वंदे मातरम बुलवा रहे हैं, आज सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर की भी बात कर ले रहे हो, उनके साथ जो अंबेडकर के विचारों के विरोधी थे। मैं सबूत के साथ कहता हूं कैसे। तुम्हारे लोग कहते हैं कि तुम इस देश को एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हो, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा है, अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह ले, हिंदू धर्म स्वतंत्रता समानता से मेल नहीं खाता, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। कौन कह रहा है? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। और खुद महामानव कल मूर्ति पर माला पहनाएंगे, इसलिए मैं तो कोई गुस्ताखी तो नहीं कर रहा हूं भाई, जो लिखा है उन्होंने वही तो बोल रहा हूं। आप क्या सोचे थे कि लक्ष्मण यादव आकर के गुदगुदी वाला भाषण सुनाएंगे? अरे भाई, हम भी चाहते तो इतना किताब पढ़े हैं। और अभी हम और अमन भाई रास्ते भर बात कर रहे थे कि अमूमन अंबेडकर जयंती और फूले जयंती मनाने में हम भी ऐसे आदी हो गए कि पूरे कार्यक्रम में यही गुणगान गाते रहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब ने ये किया, 4 बच्चे कुर्बान हुए, पहली पत्नी को भी वो सही से देख रेख नहीं कर पाए, परेशान रहे, लेकिन फिर भी मिशन के काम में रहे। ये महिलाओं को अधिकार, ये पिछड़ों को अधिकार, ये अखबार 5-5 निकालते थे, ये संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे, सब कुछ थे। उसके बाद क्या होगा? घंटों हम भी उनकी कहानी सुना सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल करके जा रहा हूं, जयंती मनाने का अर्थ ये कतई नहीं कि हम ये बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने महान थे। हम ये जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर महान थे, महान हैं और महान रहेंगे, लेकिन जयंती का मतलब यह है कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। अगर वो लड़ाई हम नहीं लड़ रहे तो हम अंबेडकर जयंती नहीं मना रहे। आज शिक्षा बेची जा रही है साहब। पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया की पढ़ाई को महंगी कर दी। मैंने अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखा है, और मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां तो धर्म का राज चल रहा है। मेरा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, समझदार को इशारा काफी। वहां जिसकी सरकार है वो कहता है कि हम धर्म के राज कर रहे हैं, और इतिहास का वर्तमान क्या है? 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, सरकारी कंपोजिट स्कूल थे वो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई एक जगह होती थी, मुफ्त में लगभग होती थी। गरीब कमजोर पिछड़े दलितों के बच्चे अपने स्कूल में जाकर पढ़ाई करते थे। अब उनके कहा गया कि 50 से कम बच्चे होंगे तो स्कूल को बंद कर देंगे, और 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के बाद 27,000 कंपोजिट दारू का ठेका खुलवा दिया। यहां दारू को क्या बोलते हैं? अच्छा, दारू से समझ तो गए ही होंगे, सोम रस, थोड़ा सुबह और ज्यादा शाम को, हर रोग की दवाई। धर्म का राज है ये। मतलब कंपोजिट सरकारी स्कूल बंद होगा, आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं होगा, कंपोजिट ठेका होगा। ये कौन सा राज है भाई? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये राज नहीं चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इशारों में, अपने भाषण में, अपनी लेखनी में ये कह के गए हैं कि सुबह 2 घंटी बजेगी, तुम विद्यालय वाली घंटी के पीछे जाना, तुम्हारी पीढ़ियां गुलाम होने से बच जाएंगी। अगर ये भीड़ विद्यालय जाने लगे, स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तो भारत को वाकई विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। और विद्यालय जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया, और जोर से नारा लगा रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे। बिना शिक्षा के, बिना पढ़ाई के दुनिया में कोई ताकत विश्व गुरु बन सकती है क्या?
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इसलिए बन पाए क्योंकि डिग्री लेकर के आए थे, पढ़ करके आए थे, कलम और किताब के बादशाह हम कहते हैं उनको। और आज आप पढ़ाई महंगी कर दिए, नई शिक्षा नीति बनाई है। मैं यूजीसी पर भी आऊंगा, आज का विषय यूजीसी है, लेकिन क्या करें साहब, जिनको हुकूमत सौंप दी, यूजीसी तो एक सैंपल है। जिस दिन संविधान ही नहीं बचेगा, ऐसे कानून लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही भारत मनुस्मृति के दौर में चला जाएगा। इसलिए मेरी चिंता इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने की है। संविधान बचा रहेगा तो न्यायपालिका भी बचा लेंगे, संविधान बचा रहेगा तो चुनाव आयोग भी बचा लेंगे, संविधान बचा रहेगा तो अपनी हुकूमत बनाकर दूसरा यूजीसी का कानून बना देंगे। मगर संविधान ही नहीं बचेगा तो फिर हम क्या बचाने के लिए छोड़ कर जाएंगे। और आप कहते हैं कि खतरा बहुत सामान्य है। मैं भगत जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। खतरा बहुत बड़ा आ गया है हमारी आंखों के सामने, और खतरा इतना बड़ा है कि आज विश्वविद्यालयों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे दी गई, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। और विद्वान लोग आप जानते होंगे, भारत गरीब था तो सरकारी शिक्षा फ्री में देता था। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है तो पूरी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। और सुनेंगे, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 300 रुपए बीए करने की फीस थी 1 साल की। पुराने लोग जितने यहाँ सरकारी कॉलेज से पढ़े होंगे वहां तो फीस भी नहीं लगती रही होगी। गुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फती भीत है छत चुती है आले पर बिस्तुया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, उसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। स्कूल में ऐसे पढ़ाई होती थी। फिर भी ये पुराने लोग जितने यहां बैठे हैं सब सरकारी स्कूल से निकले हैं और अच्छे तालीम पाए हुए थे। जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होगा कि शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आज साहब आप पूरी शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में बेच दिए। गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितनी बची हैं उनकी आपने फीस महंगी कर दी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स लगा दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो 4000 जिसकी फीस थी, आज 10-12 साल में उसकी 40,000 फीस हो गई है। कितने लोग यहां बैठे हैं जिसकी आमदनी 10 गुना बढ़ गई 10 साल में, और फीस महंगी हो गई, और आज पूरी शिक्षा निजी हाथों में चली गई। तो देश भर के सरकारी शिक्षा को बर्बाद करके एक ही यूनिवर्सिटी को जिंदा रखा जाएगा जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आपने सोशल मीडिया पर देखा गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके बच्चों का एक ही काम होता है कि जिले इलाही की जहां रैली होती है बस में भर करके जाते हैं और एक रैली अटेंड करने पर 5 दिन के अटेंडेंस पाते हैं। और वहां की प्रोफेसर चीन वाला रोबोट ऑनलाइन खरीद के ले आती है और वर्ल्ड एआई समिट में कैमरे के सामने कहती है मीट टू ओरायन, इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। बाद में चीन वाला ट्वीट करके कहता है अरे रे मूर्ख, ये तो ऑनलाइन बेच रहे हैं, हिंगन घाट में मंगाना है तो 2 लाख में मिलेगा, तुम भी मंगा लो। भाई जब दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर सबसे बड़ा झूठा को बैठा दिया तो छोटे छोटे वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। शिक्षा अनपढ़ होने से रोकती है, शिक्षा समझदार बनाती है, शिक्षा जागरूक बनाती है। लेकिन हमारे यहां दिक्कत क्या हो गई कि हमने अनपढ़ और नासमझ लोगों को सब कुछ सौंप दिया। अनपढ़ झूठ बोलेगा। समस्या इस बात में नहीं है कि अनपढ़ झूठ बोल रहा है, मेरी समस्या इस बात में है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ के झूठ पर ताली बजा रहे हैं। समझ तो आप भी गए ही होंगे। हर झूठ पर ताली। कहां है वो नाली जिसके गैस से बनी थी चाय? दुनिया में डंका बज रहा था, तेल का जहाज आ नहीं पा रहा था। मदरलैंड तो आज तक आप जानते थे। हिंगन घाट के लोगों सच सच बताना, फादरलैंड जानते थे क्या कि कौन सा है? आज तक पता ही नहीं थी फादरलैंड कौन सा। ये भी देश नहीं थी। और फादरलैंड जहां गए अगले दिन से वहां युद्ध हो गया। और डंका कहां गया? वो पापा ने युद्ध रुकवा दिया था। इनसे बड़ा वाला एक अमेरिका में बैठा है, महा झूठा, रोज झूठ बोल करके दुनिया के ऊपर युद्ध थोपे हुए हैं क्योंकि उसका भी किसी फाइल में नाम आ गया। मैं ये कतई बताने नहीं जा रहा हूं कि भारत के किन किन लोगों का उस फाइल में नाम है। वैचारिक कार्यक्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल ये छोड़कर आपके लिए जाएंगे। विदेश में कोई डंका नहीं बजा,
अगर विदेश में डंका बजता तो तब बजता जब भारत शिक्षित होता, जागरूक होता, हर हाथ में कलम और किताब पहुंचाने के लिए निःशुल्क शिक्षा होती, देश में शिक्षा का बजट बढ़ाया जाता, देश में डीयू, जेएनयू, जामिया और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हर जिले, हर गांव, हर बड़े कस्बे में खोली जाती और गरीब आदमी को भी शिक्षा मिलती, तब ना भारत आगे बढ़ता। लेकिन अगर हर गरीब आदमी को शिक्षा मिल जाती तो अंधविश्वास और पाखंड की दुकान कहां से चलती। और इसीलिए मैं आपसे जाकर कह रहा हूं, सब कहते हैं कि आज शिक्षा खत्म हो रही है और इसीलिए मूर्खता का, अंधविश्वास का आलम है। एक कविता मुझे सोशल मीडिया पर मिली, मेरी नहीं है, लेकिन आप सुनिएगा कविता क्या है। कहीं हवा दूषित है तो कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं, कहीं बिना आंख के बाबा हैं तो कहीं आंख होकर भी अंधे हैं। थोड़ा कड़वी दवाई खाना चाहिए, मीठी मीठी दवाई होम्योपैथिक वाली से इलाज नहीं होता। और हमारी नौकरी जब तक थी तब तक तो हम होम्योपैथिक वाली ही दवाई देते थे। अब तो नौकरी भी नहीं है तो डर किस बात का, और मेरे पास कुछ है ही नहीं तो ईडी और सीबीआई से भी क्यों डरूंगा। और भाषण पे अगर जेल डालना होगा तो डालना। विचारों की क्रांति कभी जेल की सलाखों से न रुकी थी, न रुकी है और न रुकेगी। विचारों की क्रांति हमेशा जारी थी, जारी है और रहेगी। और याद रखना, अपने दौर का सच बोलना, अपने दौर का सच बोलना जिंदा होने की निशानी है, क्योंकि गुलामों को आने वाली पीढ़ियां कभी याद नहीं करती और चालाक लोग चापलूसी में जीते हैं। विचारधारा के रीढ़ से तने हुए लोग अपने समय का सच बोलते हैं। और मुझे फक्र है कि मैं सोए हुए लोगों को जगाने की कतार में शामिल हूं। इस कतार में शामिल होना ही फक्र की बात है। और कड़वा सवाल सुनकर जाना, कहीं हवा दूषित है तो कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं, कहीं बिना आंख के बाबा हैं तो कहीं आंख होकर भी अंधे हैं। दवाएं बेहद महंगी हैं और शराब के दाम सस्ते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीज आज भी समय पर इलाज को तरसते हैं। देशभक्ति का चप्पू गरीबों को पकड़ाते हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हानिकारक विदेशी कंपनियों में निवेश करवाते हैं। इतना कुछ हो रहा है भारत में, फिर भी लोग सवाल करने से डरते हैं। पर उन्हें तो चिंता है कि भारत धार्मिक राष्ट्र बना कि नहीं। मैं देश हित में बोल पड़ा तो देशद्रोही हो गया, यही तो सवाल है बस। हुकूमत कभी इन बातों पर आपको चर्चा नहीं होने देगी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पूरे जीवन 10 मुद्दे अगर निकालना आप डॉक्टर अम्बेडकर के, तो सबसे ज्यादा अगर किसी पर भाषण दिया होगा तो वो जाति व्यवस्था के खात्मे पर। और हमारे देश में जब जाति जनगणना की मांग हो रही थी तो जिल्ले इलाही कह रहे थे, मेरी नजर में केवल एक जाति होती है, गरीब और अमीर। और जब यूजीसी आया तो हिंदू हृदय सम्राट को भी तेली बना दिया। गलत तो नहीं कर, उनकी जाति के नाम पर उनको गाली दी। और वो भी उन्हीं का आदमी था, वरना आज जेल में होता। अपने आदमी को ही विरोध में उतरवाया था यूजीसी के, कब्र खुदेगी का नारा लगवाया देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी पर मुकदमा नहीं हुआ। मैं ये देखकर बहुत आहत हूं, मेरी भावनाएं बहुत आहत हैं कि जो प्रधानमंत्री जाति को मानते ही नहीं थे उनको जाति के नाम पर गाली दे रहे थे क्योंकि यूजीसी कानून आ गया था। समझ में तो उनको भी आ गया होगा कि इस देश की जाति व्यवस्था का मतलब क्या है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ ले जाना चाहते थे। और इसीलिए मैंने अपनी किताब जाति जनगणना, अगर आपका मन करे तो ऑनलाइन मंगा के पढ़ना, हमने कहा जात से जमात की ओर। जब उसका मराठी में ट्रांसलेशन होता था, अमन भाव से मैं कह रहा था, इसका भाव यही रखना चाहिए हमें, हम अलग अलग जातियों में न बटें, हम जात को मिटाकर जमात बनाएं, क्लास बनाएं, बहुजन बनाएं। 90% एकता अगर होगी तभी हम मिल करके बड़ी लड़ाई को लड़ पाएंगे। और इसलिए हमारे भारत में जो सबसे बड़ा खतरा है, उन खतरों की तरफ हम आज आपको ले चलने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और आपने कहा कि साहब यूजीसी में क्या था, तो यूजीसी में यह था कि साल 2016 में जब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई, मेरी पहली किताब प्रोफेसर की डायरी रोहित वेमुला को समर्पित है। और इसीलिए मैंने समर्पित की कि विश्वविद्यालय में पहुंचकर भी उसकी जाति खत्म नहीं हुई।
जात तो साहब आज भी खत्म नहीं हुई। जाति जनगणना का विरोध करने वाले कहते हैं कि अंग्रेजों ने जातिवाद किया, 1951 से तो जनगणना नहीं हो रही है, जातिवाद खत्म हो गया। दर्शन सोलंकी 2023 IIT बॉम्बे का लड़का, उससे जाति पूछ करके इतना प्रताड़ित किया कि उसने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर पायल तड़वी 2019 मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंबई, और वहां पे भी उसके सारे कैंपस के सारे लोग उसकी जाति के नाम पर उसको इतना अपमानित करते थे कि सुसाइड कर लिया। भारत सरकार आंकड़ा देती है 118% भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सख्त कमेटी बनाओ यूजीसी की, और जब सख्त कमेटी बनाना था तो नाम रख दिया इक्विटी समता समिति, और काम उसमें कुछ भी नहीं। समता समिति में बाई डिफेक्टो जो उसका चेयरपर्सन था वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट था। देश में आज 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 42 में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वही है, 3% पॉपुलेशन। समझदार को इशारा काफी। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट उनका, सीनियर मोस्ट फैकल्टी उनका, एक्सपर्ट बाहर से जो आएंगे वो उनके, 2 एक्सपर्ट स्टूडेंट एक्सपर्ट उन्हीं के रहेंगे, 10 में से 7 मेंबर उनके। क्या वो किसी SC ST OBC को न्याय दे पाती? झूठी कमेटी बना दी थी ताकि समाज में सब लड़ जाए आपस, और अपने ही लोगों से विरोध करवा दिया। और कोर्ट में उन्हीं के लोग बैठे हैं और उन्होंने उसको बंद करवा दिया। कह रहे हैं कि हम भारत को कहीं 75 साल पीछे तो नहीं ले जा रहे। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोर्ट कह रहा है कि कहीं अमेरिका की तरह ब्लैक और व्हाइट का स्कूल अलग अलग तो नहीं हम करना चाहते। मैं यहां से भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अमेरिका में रंग भेद था तो अमेरिका को 2 गृह युद्ध झेलना पड़ा, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो उसके बाद गृह युद्ध था 1960 में अमेरिका को झेलना पड़ा। और उसके बाद कोविड जब आया था तो एक व्हाइट पुलिस वाले ने एक ब्लैक को गर्दन पर पैर रख करके उसको इतना प्रताड़ित किया कि वो मर गया था। अभी कोविड में 4-5 साल पहले अमेरिका में पूरे ब्लैक सड़क पर उतर गए कि आज भी हमारे साथ रंग भेद नहीं रुका है। तो वहां के व्हाइट्स ने यह कहकर के नहीं कहा था कि ये सारे रंग भेदी हैं जो रंग भेद की बात करते हैं। अमेरिका के व्हाइट्स ने घुटने पर बैठ करके माफी मांगी थी कि हां, हमारे पूर्वजों ने इस देश में रंग भेद और नस्ल भेद किया था, हम अपने पूर्वजों के गुनाह की माफी मांगते हैं। और जिस इमारत का नाम व्हाइट हाउस रखा था, अमेरिका ने उसमें 2 ब्लैक को प्रेसिडेंट बना दिया। आज भी इस देश में कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। प्रेसिडेंट तो नाम मात्र का होता है। प्रेसिडेंट का मतलब यही होता है कि अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, अगर आप प्रेसिडेंट हैं और SC ST है तो मंदिर में जाने पर मंदिर का भी अपमान समझा जाएगा। ये कोई सवाल वो तो नहीं है जिससे कोई भावना आहत हो जाए। जगन्नाथ मंदिर में पिछले प्रेसिडेंट गए थे और प्रेसिडेंट ऑफिस ने नोटिस दिया वहां के DM को कि जब प्रेसिडेंट गए तो वहां क्यों उनके साथ भेदभाव हुआ। और दिल्ली के मंदिर में वर्तमान प्रेसिडेंट, और कल यहां भी प्रेसिडेंट आने वाली है, कल या परसों, ट्राइब को प्रेसिडेंट बनाया और मणिपुर में आग लगा दी। बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। ट्राइब को प्रेसिडेंट बनाया और पूरे देश के ट्राइब आज जंगल और जमीन बचाने के लिए रोज लड़ रहे हैं। कोई उनकी बात कहने वाला बचा है क्या? सारी जल जंगल जमीन ट्राइब की अपने पूंजीपति दोस्तों को दे रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसको बनाया है? ट्राइब। और उसी ट्राइब कम्युनिटी की 2 महिलाएं नंगी सड़क पर घुमाई गई, बोल तक नहीं पाई। मैडम, हम क्या ऐसा चाहते हैं? मानवर कांशीराम को भी वो लोग कहते थे कि राष्ट्रपति बना देंगे। मानवर कांशीराम ने कहा कि राष्ट्रपति को तो कोई पावर ही नहीं होती, बनाना है तो प्राइम मिनिस्टर बनो, और वरना हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आज भी बाबा साहब का और मानवर कांशीराम का वो सपना अधूरा है कि इस देश में आज भी उनके विचारों का कोई व्यक्ति अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर सरकारी छुट्टी दी थी। बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अपर कास्ट थे लेकिन विचारों से हमारे थे और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की थी। और आज भी इस देश में मूर्ति तो बड़ी बड़ी बनाई जाएगी साहब, इसीलिए मैं यूजीसी वाले प्रावधान पर यही कह के जा रहा हूं। अमेरिका अपने यहां ब्लैक और व्हाइट का रेशियो हर साल जारी करता है और डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाता है। अमेरिका और यूरोप देश अपने यहां म्यूजियम बनाए हुए हैं
और म्यूजियम में अपने आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि देखो ऐसे व्हाइट का स्कूल अलग होता था, ब्लैक का स्कूल अलग होता था। म्यूजियम में ले जाते हैं अपने स्कूल के बच्चों को यह दिखाने कि देखो हम लोगों के पूर्वज कितने बड़े नस्ल भेदी थे, कैसे उनका बर्तन अलग रहता था। और हमारे यहां अब सब कहते हैं कि तालाब से पानी नहीं पीने दिया, तो नए नए यूट्यूबर कहते हैं जब 5000 साल से पानी नहीं पिए तो जिंदा कैसे हो। आपके डिस्क्रिमिनेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। और खुलेआम इस देश में एक समय में, मैं तो नहीं वो नारा लगाना चाहता, कल तक मनुवाद बुरा था और आज मनुवाद जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है। आज भी इस देश में जहां जाति की बीमारी थी, क्या उन लोगों ने अपने यहां कोई सुधार का आंदोलन शुरू किया? क्या वो अपने घरों में बच्चों को सिखाते हैं कि हम किसी जाति से श्रेष्ठ नहीं है, हम सारी जाति के लोग बराबर हैं? नहीं सिखाते। अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, बिहार का एक बच्चा वहां बैंक में काम करता था और फोन करके जोर जोर से रोने लगा कि मैं जिस जगह काम करता हूं वो सारे वहां कहते हैं कि तुम नीच हो, उधर बैठो। आज की खबर बता रहा हूं, बस वहां कैमरा नहीं है, माइक नहीं है और वो लोग ताकतवर नहीं है जिनके साथ भेदभाव हो रहा है और वो जान पाए दुनिया, इसलिए दुनिया को कहा जा रहा है चांद पे जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के भारत में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट था और आज जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि पता चले कि किसके पास बहुत कुछ है और किसके पास कुछ भी नहीं, ताकि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी सत्ता, सम्मान और संसाधन में हिस्सेदारी मिले। और जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा? जाति के नाम पर जब शोषण हुआ तो जिनको आज तक नहीं दिखा है उनको जाति के नाम पर मिलने वाले आरक्षण से पीड़ा होती है। बहुत कठिन सवाल कह के जा रहा हूं। ये कहते हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार भी इनमें से किसी ने बोला कि जाति के नाम पर शोषण भी नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए और जाति के नाम पर इस तरह से हकमारी और हिस्सेदारी भी नहीं होनी चाहिए? शोषण होगा जाति के नाम पर तो फिर मिलेगा क्या? और याद रखना, अंबेडकर को मानने वालों, बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण 2 ही जगह दिया, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। जब ये सीधे आरक्षण को खत्म नहीं कर पाए तो सारी सरकारी शिक्षा को नई शिक्षा नीति बनाकर प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। आरक्षण खत्म और सरकारी नौकरी 1% से भी कम बची है, वहां भी आरक्षण खत्म। बिना आरक्षण की घोषणा खत्म किए आरक्षण को खत्म कर दिया गया। इसीलिए अगली बार 14 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार कितना करोड़ का बजट बनाई है? 200 करोड़ का फूले जयंती मना रही और फूले की किताब खोजोगे तो नहीं मिलेगी। और बाबा साहब की जयंती कौन मना रहा है? आप देखिएगा आमंदा, दिल्ली सरकार, और दिल्ली में भी उन्हीं की सरकार है, भीम उत्सव मना रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जाकर के रील बनवा रही है, बाबा साहब की मूर्ति पर माला फेंक रही है, बाबा साहब की मूर्ति पर नमन कर रही है, बाबा साहब के गुणगान गा रही है। और वही दिल्ली की सरकार अपने यहां आरक्षण आज भी पूरा नहीं होने दे रही और पूरी सरकारी नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर दिया है, जहां एक भी SC ST OBC को वहां पर कोई नौकरी नहीं मिल रही। जैसे जैसे SC ST OBC का हक मारा जाएगा, जैसे जैसे SC ST OBC के हाथ से शिक्षा छीनी जाएगी, जैसे जैसे उनको और गरीब बनाया जाएगा, वैसे वैसे बाबा साहब की मूर्ति की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। अब यह तय करना है अंबेडकर के मानने वालों को कि उनको मूर्ति चाहिए या वो अधिकार जो उस मूर्ति के पीछे छिपे महामानवों ने पूरे जीवन संघर्ष करके सौंप दिया था और कह के गए थे कि बड़ी मुश्किल से ये कारवां यहां तक लाया हूं, इसे पीछे मत जाने देना, आगे ले जाना, और आगे भी ना ले जा पाओ तो कम से कम वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। मैं आज 2026 में कह के जा रहा हूं कि जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों की संख्या बढ़ेगी, सरकारी उत्सव बढ़ेगा, वैसे वैसे वो कारवां और पीछे जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करके ये बात कह के जा रहा हूं। एक और कविता मिले थी और उस कविता को सुनिएगा। सोए हुए समाज के लोगों, गुलामी अगर चुभ नहीं रही तो आजादी लेकर करोगे क्या? सच बात बताइए। आजादी की कीमत जो नहीं समझता, ये हमारी घर की नई पीढ़ी, अरे हमारे ओबीसी समाज के लोग, इसी महाराष्ट्र में कहा गया ये कुणबी किसान संसद में जाकर हल चलाएंगे क्या? और वो बड़े राष्ट्रवादी हैं, हल चलाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में कहा कि हाँ, कुर्मी, कोयरी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, किसान, कमेरा, ये सारे लोग
खेत में भी हल चलाएंगे और संसद भी चलाएंगे और देश भी चलाएंगे जब तक इस देश में संविधान बचा रहेगा। हम देश के नायक हैं और हम देश के शासक भी हैं। तो संविधान ही अगर आपके हाथ से छीना जाएगा तो हल भी बचेगा क्या? और आज संविधान को बदलने के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं चल रही हैं, खुलेआम चल रही हैं। कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती। जात पात की करो विदाई, हम सब फलाने भाई भाई। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा डर तो मुझको भी लगता है ना मुकदमा से। आपके लिए क्या है, आप तो भाषण सुन रहे हो, आपको लगेगा कि लक्ष्मण यादव खुल के बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकदमा होगा तो मेरे ऊपर होगा। थोड़ा आप भी गुस्ताखी करो और जरा फिल इन द ब्लैंक्स करो कि ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर कह रहे हैं जात पात की करो विदाई। तुम कथावाचक थे और यूजीसी आया तो सारे कथावाचक कह रहे हैं हम सवर्णों का अब इस देश में कोई नहीं बचा। अरे कल तक तुम हिंदू थे, आज कैसे सवर्ण बन गए? ये है जाति व्यवस्था। मेरा रुआ रुआ उखाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं। अरे कल तक पहले वो कवि बनना चाह रहा था, फेल हो गया, फर्जी कविताएं सुनाता था। फिर वो एंकर बना, फेल हो गया। फिर पॉलिटिक्स में गया, वहां भी फेल हो गया। अब कथा सुनाता है, लाखों रुपए की फीस लेता है कथा सुनाने की, और उसके बाद अचानक उस कथा में कहता है कि सब हिंदू हैं। और यूजीसी आया तो कह रहा है कि मैं अभागा सवर्ण हूं। पहले कंफर्म कर लो कि तुम क्या हो। भाई जाति व्यवस्था अगर है तो मान लो कि भेदभाव भी होता है, और अगर नहीं है तो तुम अभागा कैसे हो गया? रे झुट्ठा। इसका मतलब दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी पर अगर बड़ा झुट्टा बैठा है तो छोटे झुट्टों को अपने आप रिचार्ज करते रहता है। मैं बड़ा झूठ बोलूंगा कि बादल आने से रडार काम नहीं होता है, तुम छोटा छोटा झूठ बोलना कि जाति होती ही नहीं, जाति केवल पशुओं में होती है। मैं बताऊं जाति कहां होती है? कथा सुनाने जाता है सर। हमारे छत्तीसगढ़, अभी मैं कल छत्तीसगढ़ में था, वहां एक कथावाचक कहता है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भारत में एक लोटा है, वे भारत में जल भी है और भारत में सारी समस्याएं भी है। भारत के बच्चे कुपोषण के शिकार क्यों हैं इतना? आप कथा सुनाते हो धर्म की और नफरत की बात उसमें करते हो। आजकल नया नया चुटकुला सुना रहे हैं। तो वहां वृंदावन में बैठा है, कह रहा है कि 15 अगस्त को अंग्रेज क्यों भाग गए पता है? क्योंकि भारत में 1 अगस्त मुनि थे। एक बार कुछ हुआ समुद्र में, तो किसी ने कहा कि समुद्र पी जाओ, तो अगस्त ने पूरा समुद्र पी लिया। अंग्रेजों को जब पता चला कि 1 अगस्त ने सारा समुद्र पी लिया तो ये तो 15 अगस्त है, भागो यहां से। और अंग्रेज 15 अगस्त को भाग गए। बजाओ ताली, ऐसे ऐसे करके सब ताली बजा रहे हैं। मूर्खों का देश बना दिया। ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। तुम क्या टीवी पर दिखा रहे हो? दुनिया चैट जीटीपी एआई और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी में कहां जा रही है? चीन में कई लाख रोबोट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दुनिया पर कब्जा कर रहा है। आपके बेडरूम के आधे से ज्यादा सामान चीन से बनकर आ रहे हैं और आप विश्व गुरु बन रहे हैं, पापा युद्ध रुकवा रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं भाई? विज्ञान और तकनीक से मोबाइल चलती है और मोबाइल पर ट्वीट करके सब कहता है धर्म खतरे में। कपड़ा पहना है सब विज्ञान का, माइक लगा है सब विज्ञान का। धर्म अंदर की चीज होती है। कबीर ने कहा है मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में सांसों की श्वास। और यही हमारे महात्मा। अब चलो, अब मैं ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा, संत कबीर का कुछ सुना देता हूं आज के पाखंडियों के लिए। हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, और सतगुरु की कृपा भई उतरा सिर ते बोझ। यह ज्ञान का भूत हमारे सर से उतरा। लाडू लावन लापसी, पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मूंछार। मैं एक जगह पढ़ा था, लेकिन छोड़िए उसको नहीं बोलूंगा, लोगों की और भावना आहत हो जाएगी।
वो इसमें कुछ था कि सब कुछ जान कर क्यों अकल पर पत्थर पड़े हैं तुम्हारी, और अगर इबादत घर से दान पेटी हटा लो तो भगवान नाराज होगा या पुजारी। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, छोड़ देते। मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ा ना बैकुंठे जाए। संत कबीर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और संत कबीर की बात करना भी बैन नहीं हुआ है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। हमारे दोहरे चरित्र को, हमारे दोगलेपन को कबीर बहुत पहले समझ गए थे। बस उन्हें पता नहीं था कि उसके बाद और बुरा वक्त आने वाला है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ी मरे हैं, मरम को नहीं आना। हमने भुला दिया उन्हें। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक। और मैंने अपनी जाति जनगणना वाली किताब में यह बात लिखी भी है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और आपने इंसान को इंसान से लड़ा दिया, बांट दिया, तोड़ दिया। और आप मूर्ति पर माला पहना। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहला गुरु तथागत बुद्ध को मानते थे, दूसरा गुरु संत कबीर को मानते थे, और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते थे। और तीनों में से एक भी अपनी जाति का नहीं था। ये होती है विचारधारा। और इसीलिए जो विचारों से हमारा है उसे हम अपना नायक मानेंगे। इसी वजह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव पूरे देश में डंके की चोट पर कहता है कि हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेरे महानायक थे, महानायक हैं, और मेरे नायक बने रहेंगे, क्योंकि विचारों से मैं उनके साथ खड़ा होने को अपना शिद्दत से अपनी ताकत मानता हूं। जात की वजह से अपनी जमात मत चुनिएगा। जातियों में बांटा उन्होंने जिन्होंने अपने को जाति व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ पर रखा था। ये जात व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। इसको तोड़ करके इंसान को इंसान से बराबर करिए। गुरु घासीदास ने इसी छत्तीसगढ़ में लिखा कि मन के एक समाना। गुरु रविदास ने इसी देश की धरती पर लिखा कि जात जात में जात है, जो केतन के पात। और रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए गुरु नानक ने लिखा। इसी देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए दक्षिण में नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला ने आंदोलन किया। इसी देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इसी देश में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किया। और आज भी कुछ लोगों के दिमाग से जाति नहीं गई है, और इसीलिए वो यूजीसी का विरोध करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि देश के कैंपस में रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी हो, क्योंकि अब तो इस देश में 90% आबादी इस देश की जो है उसके 90 लोग भी कैंपस नहीं पहुंच पा रहे। तो उसको बचाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट में आपके जज नहीं है, सारे फैसले आपके खिलाफ होते हैं, और उस फैसले से कौन रोकेगा? इसीलिए मैं आपसे जाके कह रहा हूं, तानाशाहों की फितरत होती है, जनता को इतना निचोड़ो, इतना जुल्म करो कि वो जिंदा होने को ही अपना सबसे बड़ा हक समझ बैठे। और आज जो लोग जेल के बाहर हैं उन्हें ही लग रहा है कि वो सुरक्षित है। जिनके ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं है वो सोचते हैं कि मेरा हक मुझे मिल रहा है। वो 5 किलो अनाज तो फूफा के घर से आ ही रहा है, उनके वो बांट रहे हैं। इसलिए खतरा बहुत बड़ा है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस नायक का नाम है जिसने कहा था कि नायक पूजा बुरी चीज है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। और भगत जी ने वो बात कही, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मैं इसलिए चेतावनी देकर जा रहा हूं कि अगले दिन बड़ी बड़ी मूर्ति और बनवा दी जाएगी, और आपके जाति बिरादरी को आमदार और खासदार भी बना दिया जाएगा। लेकिन आपके सपनों का, महापुरुषों के सपनों के विचार को खत्म कर दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन रोक पाए, और प्राइवेटाइजेशन नहीं रुका तो आरक्षण खत्म कि नहीं खत्म? घोषणा हो गई कि नहीं संविधान को भीतर से खोखला करने की? संविधान ने हक दिया था कि आपके संवैधानिक संस्थान लोकतंत्र में हिफाजत करेंगे जनता के अधिकार का। डॉक्टर बाबा साहब ने यह वादा किया कि अब तक राजा रानी के पेट से पैदा होता है, मैंने अब ऐसा काम किया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, और एक वोट की एक कीमत। बची है क्या? वोट सुरक्षित है क्या? कल तक तो ईवीएम पर बात होती थी,
अब तो ईवीएम छोटी चीज हो गई, SIR हो रहा है, और उसके नाम पर क्या हो रहा है ये भारत को अच्छे से पता है। और अगर नहीं पता है तो मुबारक हो, आप नए गुलाम भारत के लिए तैयार किए जा चुके हैं। अगर वोट का अधिकार संविधान का सबसे बड़ा अधिकार था और जनता जोर जोर से चिल्ला रही, पूरा समूचा विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र में कि चुनाव आयोग तो एक पार्टी का गुलाम बन गया, तो ये बाबा साहब के सपनों का भारत है। तुम करोड़ों रुपया की उनकी जयंती सरकारी मना लो, लेकिन बाबा साहब को जानने और मानने वालों में फर्क होगा। मानने वाला पूजेगा और जानने वाला सवाल करेगा कि बाबा साहब के संविधान को भीतर से तुम खोखला कर रहे हो। इसलिए तुमने जिस संसद पर माथा झुकाया था उसी को भीतर से कमजोर कर दिया। ये जहां जहां झुकते हैं वहीं सजग हो जाया करो। अब वो बाबा साहब के सामने झुक रहे हैं, सजग हो जाओ। दिल में गोट से गोलवलकर हेडगवार और जुबान पर फूले पेरियार और अंबेडकर, ये दोनों कैसे चलेगा? इसीलिए मैं जाते आते आपसे एक बात कह के जा रहा हूं, दलित पिछड़े समाज के लिए जो हक की आवाज उठाते हैं, ये आखिर में कविता सुनना क्योंकि वक्त बहुत हो गया, अभी अमन भाऊ को भी सुनना है, कि दलित पिछड़े समाज के लिए जो हक की कविता सुनाते हैं, जो हक की आवाज उठाते हैं, आज तुम्हें अंबेडकरवादी नहीं भाते, तब तुम्हें अंबेडकर नहीं भाते। हक की जो आवाज उठे तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें तकलीफ होती है कि चंद पिछड़ों के हक में आज शिक्षा और रोटी है। चंद लोगों का नाम गिनाकर तुम पूरे समाज को शिक्षित दिखाना चाहते हो और फिर पिछड़े समाज के हक की शिक्षा और रोटी खुद ही खा जाना चाहते हो। पर तब अड़चन अंबेडकर थे, अब अड़चन अंबेडकरवादी हैं। सोचो जो लाखों अंबेडकर हुए तो क्या होगा? जब तुम लाखों पर हो, एक अंबेडकर भारी है। प्रतिक्रांति के गीत जो गर्व और गौरव से गाते हैं, आज तुम्हें अंबेडकरवादी नहीं भाते, कल तुम्हें अंबेडकर नहीं भाते थे। तुम्हारी वर्ण व्यवस्था में हम मान लेते हैं, वेदों और पुराणों का भी ज्ञान लेते, पर सवाल अभी भी यही है आपसे और आपकी व्यवस्था से, क्या आप हमें मात्र ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण मान लेते? अच्छा, एक और बात बता ही दूं कि जब पिछले दिनों एक विवाद हुआ था तो एक आदमी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से है। तो मैंने एक विद्वान से पूछा कि मेरा जन्म तो पिछड़ी जाति में हुआ है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में तब पढ़ाता हूं, तो कर्म तो मेरा, तो मैं क्या हूं, पिछड़ा हूं कि? उसने कहा नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है। तो समझ जाइए कि कहने के चेहरे और दिखाने के और। अगर ऐसा है, क्या आप हमें ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण मान लेते हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी नजर में कबीर जुलाहा क्यों है, रविदास चमार क्यों है? ये कविता का जिक्र है। अगर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं तो वाल्मीकि समाज की समस्याएं आपकी दृष्टि से बाहर क्यों हैं? हो सकता है आपने इतना ध्यान न दिया हो, पर बताइए संत गाडगे को कितना सम्मान दिया। यह मंथन खत्म नहीं होगा तो यह दर्शन खत्म नहीं होगा। जब तक तुमसे जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक यह अनशन खत्म नहीं होगा। भूल गए हो तो याद दिलाऊं, कैसे तुम्हारे पुरखे चिताओं पर जिंदा स्त्रियों को जलाते थे। आज तुम्हें अंबेडकरवादी नहीं भाते, कल तुम्हें अंबेडकर नहीं भाते थे। बड़ा इतिहास तो बड़ा कड़वा है ना। सती प्रथा को पूजने का इतिहास तो दुनिया में और कहीं नहीं है। आगे बढ़िए। हम गलत हैं, हो सकता है तुम सही हो, प्रमाण दो या क्षमा मांगो, सर झुकाकर बराबरी का सम्मान दो। रोटी बेटी तक के रिश्ते समृद्धि से नहीं, कोई जात बिना। सबके ऊंचे व्यक्ति का कद नहीं, कोई जात बिना। उम्र का लिहाज नहीं, तुम यूं प्रताड़ित करते हो। तुम्हारे पुरखे वृद्ध हुए पर वृद्ध नहीं, कोई जात बिना। तो हम पढ़ेंगे अंबेडकर, हम सीखेंगे अंबेडकर। जब तक तुम जातिवाद करोगे हम बोलेंगे अंबेडकर। और अब भले जातिवाद रुके पर जारी रहेंगे अंबेडकर। अब तुम्हें अंबेडकरवादी नहीं भाते, कल तुम्हें अंबेडकर नहीं भाते थे, यह याद रखेंगे हम। और आखिरी दम तक तुमसे भी बुलवाएंगे अंबेडकर। मुझे ये कविता बहुत प्यारी लगी थी और इसीलिए ये कविता आपके बीच में लाया हूं। अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं है, अंबेडकर एक विचार है और विचारों की मूर्तियां नहीं बनती।
व्यक्ति में मत कैद होने देना अपने महापुरुष को, वरना कुछ चालाक लोग उन्हें भी अवतार बनाकर पूजने लगेंगे। तुम टिके रहना। अंबेडकर के सपनों के भारत में शिक्षा है, अंबेडकर के सपनों के भारत में रोजगार है, अंबेडकर के सपनों के भारत में सामाजिक न्याय है, अंबेडकर के सपनों के भारत में सबको पढ़ाई, सबको दवाई है, अंबेडकर के सपनों के भारत में समानता और न्याय है। और जो समानता न्याय की बात ना करे वो अंबेडकरवादी नहीं। और जो विचारों से आपका है उसको तराजू में मत तौलना। अंबेडकरवादी किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते, अंबेडकरवादी किसी एक क्षेत्र के नहीं हो सकते, एक जाति के नहीं हो सकते। जो विचारों से हमारा है उसको जाते जाते मैं निवेदन करके जा रहा हूं, जब बुरा वक्त आए तो छोटे छोटे झगड़ों को भुला देना चाहिए, छोटे छोटे मतभेद को भुला देना चाहिए। बुरा वक्त आए तो एक हो जाना चाहिए। वो किस्सा तो आपको भी याद होगा कि एक पिता अपने बेटों को देखता था कि रोज लड़ते हैं आपस में, तो वो जाते जाते अपने बच्चों को बुलाया, सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और सबसे तोड़ने को कहा, सबने तोड़ दिया। फिर उसने सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाकर कहा कि तोड़ो तो नहीं टूटा। तो उसने पिता ने कहा कि इससे सबक लेना कि एक रहना, और जो आपको एक नहीं होने देता है वही आजकल नारा लगा रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जबकि वो बांट रहा है। हम आपसे कहने आए हैं विचार के नाम पर एक हो जाओ। विचार का मतलब संविधान। एक होने का एक रास्ता है संविधान। हमारी छोटे छोटे मतभेद को भुलाने का एक रास्ता है संविधान। जो संविधान को मानता है वो हमारा है, जो संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल है वो हमारा है, जो संविधान को किसी किताब के ऊपर रखता है वो हमारा है, और जो संविधान बदलने की बात करता है वो हमारा नहीं है। क्या इस बात से एका बन सकती है? और दूसरी गुजारिश मैं आजकल हर सम्मेलन में कर रहा हूं, जैसे मैंने पूरा वक्तव्य इसी बात के लिए दिया कि किताबें पढ़ो, कलम हाथ में पकड़ो, तो मैं भी गुजारिश करके जा रहा हूं, ये फूल माला धीरे धीरे कम करिए। ये सम्मान में आप देते हैं, हम सीने से लगा कर ले जाते हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना शानदार कार्यक्रम मैंने शुरू यहां से किया था, खत्म यहीं से कर रहा हूं कि महाराष्ट्र में बाबा साहब के विचारों का इतना ताकतवर समाज है, और राजनीति में कहां है, हुकूमत में कहां है? थोड़ा मूल्यांकन आप भी करना। हमारे यहां राजनीति में था, अब ऐसी ऐसी गलतियां किया कि अब वहां भी नहीं रहा। तो हमें अपनी गलतियों से सबक लेना है। वोट हमारा, राज उनका। हमारे महापुरुष कह के गए वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और अब क्या हो रहा है? आपका वोट नहीं भी है तब भी उनके पास वोट है, क्योंकि उनके पास चुनाव आयोग है। खतरा कितना बड़ा हो गया है। मेरी गुजारिश याद रखना, 25 साल बाद जब इस देश की अगली पीढ़ी खड़ी होगी, तो आज ये फैसला होना है अगले 1-2 साल में कि 25 साल बाद वो पीढ़ी जब पूछेगी कि तुम थे तो संविधान था, तुम थे तो सरकारी स्कूल थे, विश्वविद्यालय थे, तुम थे तो सरकारी नौकरी थी, तुम थे तो कम से कम संविधान दिवस और अंबेडकर जयंती मनाने की परमिशन थी, तुम थे तो उनकी किताबें छपती थी, तुम थे तो किताबों पर बात होती थी, तुम थे तो समाज में संघर्ष होता था, तुम हमें क्या सौंप कर गए? आज फैसला होना है कि आने वाली पीढ़ी की नजर में हम गद्दार माने जाएंगे या विद्रोही माने जाएंगे। अगर हम संविधान को बचा ले गए तो पीढ़ियां नाज से याद करेंगी, और अगर हमने अपनी आंखों के सामने संविधान खत्म होते रहने दिया तो पीढ़ियों की नजर में गद्दार कहे जाएंगे। संविधान है और हम इतने हैं तो भी संविधान नहीं बचा पा रहे। उस शख्स के बारे में सोचना जो बिना संविधान के भी उतनी लड़ाई लड़ करके हमारे लिए सब कुछ सौंप के गया। तब तो वो अकेला था और हम इतने हैं। उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी लड़ गए। आज आपके पास सब है तो छोटे छोटे झगड़े में पड़ गए। आओ, देश भर के अंबेडकर के मानने वालों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर में बड़ा मतभेद था, दोनों में बड़े झगड़े थे, लेकिन 1956 में दोनों एक होकर के 55 में काम करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि पिछड़े और दलित जब तक एक नहीं होंगे,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी एक नहीं होंगी, सोशलिस्ट और रिपब्लिक पार्टी एक नहीं होगी, तब तक इस देश में हुकूमत कैसे होगी? और हम लोग छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं कि वो इन्होंने ये बोल दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये जयंती मना दी, इनको स्पीकर बना दिया, इनको इसी में लगे रह गए। आइए हम एक संकल्प लें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर। जैसे मैंने कहा, संकल्प नंबर 1 की मूर्ति नहीं किताबों में खोजिएगा, संकल्प नंबर 2 कि उनके दिए हुए संविधान को बचाइएगा, संकल्प नंबर 3 कि छोटे छोटे झगड़े में नाक बड़ी और दिल छोटा जो हमारा हो गया है, ऐसा करें कि अपनी नाक छोटी करें, दिल बड़ा करें और न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता बना लें और एक होकर के संविधान बचाने के लिए एक क्रांतिकारी ढंग से सामाजिक न्याय की लड़ाई का आगाज करें। क्योंकि टुकड़ों में बटे हुए लोग कभी जीत नहीं सकते, टुकड़ों में बटे हुए लोग आपस में लड़ते हैं और जो लड़ाता है वो हुकूमत कर रहा है। और बाबा साहब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब अंबेडकर की सच्ची जयंती समारोह उनके सपनों और उनके विचारों को बचाने का है। इसलिए वक्त बहुत हो गया, मैं जाते जाते गुजारिश करके जा रहा हूं, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। अभी तो हम अमन भाई से यही कह रहे थे कि जब इसे मंचों पर जाता हूं, अगर नौकरी बचाने के लिए गुलामी किया होता, भगत जी आपने वो चौपाई, वो दोहा पढ़ ही दिया, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। और ये हमने अपने महापुरुषों से सीखा, ये ताकत हमें अपने महापुरुषों से मिलती है। लेकिन हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? हम नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? हम तो अपने महापुरुषों का गुणगान गाते हैं कि वाह क्या थे डॉक्टर अंबेडकर, महान थे पेरियार, गजब गजब नाम था संत गाडगे का, अद्भुत शक्ति थी महात्मा फूले। वो तो महान थे, अपने लड़ाई लड़कर चले गए, दोबारा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए वो आएंगे क्या? वो महान थे कि आपको सब दे गए और आप महान इतने हो कि उन्हें बचा भी नहीं पा रहे। उनके जीवन का गुणगान गा करके क्या मिलेगा? उनके विचारों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि और ये कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा। गांव गांव चलो निकलते हैं, छोटी छोटी टोली बनाते हैं, गांव गांव लोगों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ाते हैं, गांव गांव लोगों को संविधान बांटते हैं, गांव गांव लोगों को एकजुट करने के लिए चलो निकलते हैं। पंचशील का झंडा, नीला झंडा और तमाम तरह के रंग बिरंगे झंडे लेकर चलते हैं और सबसे कहते हैं आओ एक हो जाओ और अपना वैचारिक दुश्मन पहुंचा लो। और इस देश का वैचारिक दुश्मन केवल एक है जिसका मुख्यालय नागपुर में है और ये आरएसएस पूरे देश को गुलाम बना रहा है, ये मनुस्मृति को इस देश में लागू करना चाह रहा है। मैं यहां हिंगन घाट से संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जब तक हमारे जैसा एक भी सच्चा अंबेडकरवादी, सच्चा लोहिया और फूले संत गाडगे को मानने वाला रहेगा, तब तक आरएसएस के मंसूबे को, नापाक मंसूबे को कि मनुस्मृति को इस देश में लागू नहीं होने देगा, इसका संकल्प यहां से लेकर जाता है। ये देश चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा और किसी किताब से ये देश नहीं चलेगा। अगर आप भी साथ होंगे इस कारवां में तो हम लड़ेंगे और अगर कम लोग लड़ेंगे तो वो मारे जाएंगे, अगर ज्यादा लोग होंगे तो वो जीत जाएंगे। मेरे इस बात को याद रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज नहीं कल हम अंबेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, आज नहीं कल हम फूले के सपनों का भारत बनाएंगे, आज नहीं कल हम संत गाडगे, छत्रपति शाहू जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बीपी मंडल, मान्यवर कांशी राम के सपनों का भारत बनाएंगे, आज नहीं कल हम संविधान वाला भारत बनाएंगे और इस देश में गरीबी, भुखमरी, बेकारी से अपने लोगों को निजात दिलाएंगे। इसका संकल्प लेते हुए आपसे गुजारिश करके जा रहे हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाइए तो किताबें भेंट करिए, किसी शादी में जाइए तो लोगों को किताबें गिफ्ट करिए, खरीद सकते हैं तो किताबें खरीद कर गांव गांव बांटिए और किताबों के बहाने विचारों की क्रांति को घर घर तक ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति गुजर जाएगा, उसकी किताबें जिंदा रहेंगी और किताबें जिंदा रहेंगी तो हम इस लड़ाई को लड़ के जीत लेंगे। आपसे जाकर के यही बात कहकर के मैं विदा लूंगा कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, आने वाली नस्लों को
बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, हमें और आपको करना होगा, आगे और कोई आने वाला नहीं। झूठ से बचिए, झूठों से बच के रहिए। झूठ, लूट और फूट की सरकार, झूठ, लूट और फूट का संगठन इस देश के ऊपर खतरा है। हम समता और न्याय वाले, हम मानवता वाले और हम संविधान वाले इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कलम और किताब हाथ में लेकर के जाएंगे। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई साथी और ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। और इसीलिए ये कलम हमें जोड़ेगी, ये संविधान हमें हिम्मत देगा। और आइए संकल्प लेते हैं कि इस संविधान की हिफाजत में हम अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए, उनके सपनों को बचाने के लिए शिद्दत से एक होकर के लड़ेंगे और झूठे, पाखंडी और मनुस्मृति के मानने वालों को इस देश को गुलाम नहीं बनाने देंगे। क्या आप इस सब सहमत हैं इस बात से? क्या ऐसा ये सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाबा साहब के संविधान से देश चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और संविधान से बड़ा तो कोई नहीं होगा ना। इसे उम्मीद के साथ कि संविधान बचे। हिंगन घाट के तमाम लोगों, मैंने बहुत वक्त ले लिया, लेकिन आपसे जोश में ये संकल्प लेकर जा रहा हूं कि ये जो सम्मान और प्रेम आपने दिया है, इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं, हिम्मत लेकर जा रहे हैं कि आज जब तक लहू के आखिरी कतरे तक हम फूले अंबेडकर लोहिया और संविधान के सपनों के बचाने की लड़ाई को जारी रखेंगे। आप सब ने इतना प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।